अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का इन्होंने सबसे पहले एक केस प्रेजेंट किया है कि एक 4-year-old बॉय प्रेजेंट्स विद फीवर एंड रैश फॉर 1 डे। ठीक है, फीवर और रैश है, देयर इज़ सिवियर बॉडी एक, हेड एक एंड पेन बिहाइंड द आई बॉल्स। ठीक है, ही इज़ ड्राउजी फॉर द लास्ट 6 hours. On examination, he has cold extremities and temperature 103 Fahrenheit. There is widespread purpuric and petechial rash on lower extremities. ठीक है, ये जो रैश है वो बिल्कुल ही पर्प्यूरिक और पेटिकल रैश है जो कि उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे प्रेजेंट है। और बच्चे का जो प्लेटिलेट काउंट है वो 50,000 मिलीमीटर क्यूब है, यानी उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, लो प्लेटिलेट काउंट है। तो ये एक टिपिकल केस है डेंगू फीवर का। डेंगू क्या है? डेंगू एक मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि रिसेंट ईयर्स में मेजर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कंसर्न बना है। ठीक हो गया। और है ये एक मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन। तो डेंगू जो है ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, प्रीडोमिनेंटली अर्बन और जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर। तो इसके याद रखें 4 डिस्टिंक्ट एंटीजेनिक टाइप्स होते हैं डेंगू वायरस के, यानी ऐसे कह लें कि इसके वेरिएंट्स हैं 4 डिफरेंट। डेंगू 1, 2, 3 एंड 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली फ्लेविविरिडाई। ठीक है, ये उस फैमिली के 4 मेंबर्स हैं। फैमिली का नाम है फ्लेविविरिडाई। ठीक है, BCQ आ सकता है। देन डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या होता है? DHF, ये एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पोटेंशियली लीथल कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्चुअली जान लेने वाली, जो कि लीडिंग कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बन रहा है और डेथ की वजह बच्चों में स्पेशली पीड्स में डेंगू की वजह से डेथ की वजह यही कॉम्प्लिकेशन है, लीथल कॉम्प्लिकेशन विच इज़ दी डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमने देखा ऊपर के 4 डिफरेंट इसके सीरोटाइप्स होते हैं, 4 डिस्टिंक्ट लेकिन क्लोजली रिलेटेड वायरसेस जो है ना ये डेंगू करवा रहे हैं, हमने देखा 1, 2, 3, 4। तो जब भी एक से इन्फेक्शन होता है, सपोज करें डेंगू 2 ने इन्फेक्ट किया है, तो जब रिकवरी होगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो उससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी सिर्फ उसी सीरोटाइप की रहेगी, सिर्फ डेंगू 2। आइंदा उसको दोबारा डेंगू 2 नहीं होगा, लेकिन डेंगू 1, 3, 4 ये हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसी सीरोटाइप के लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, लेकिन वो बच्चा जो है कन्फर करता है ओनली पार्शल और ट्रांजिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय अदर 3 सीरोटाइप। उनसे सिर्फ ट्रांजिएंट या पार्शल प्रोटेक्शन ही रहेगी। ठीक है, मेनली जो है उसी सीरोटाइप की होती है इम्यूनिटी जिसने पहले इन्फेक्ट किया था। तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर होता ही तब है जब एक सीरोटाइप ने तो इन्फेक्ट, एक से तो हुआ था इन्फेक्शन, लेकिन आइंदा कभी फ्यूचर में जब दूसरे सीरोटाइप से होता है तो उसमें ये डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है। फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है डेंगू हेमरेजिक फीवर में। ठीक है, अच्छा, डेंगू की ट्रांसमिशन कैसे होती है? डेंगू वायरसेस जो है ना ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द बाइट ऑफ मस्कीटो, लेकिन वो मस्कीटो भी आपने याद रखना है कि वो फीमेल मस्कीटो होती है और उसका नाम है एडीज इजिप्टी। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में हमने मलेरिया डिस्कस किया था, वहाँ पर जो मस्कीटो मलेरिया ट्रांसमिट करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, उसका नाम है एनोफिलिस। ठीक है, एनोफिलिस मस्कीटो है वो। और जो डेंगू में मस्कीटो इन्वॉल्व है वो दूसरी टाइप है, वो एडीज इजिप्टी कहलाती है। ठीक है, फीमेल एडीज इजिप्टी मस्कीटो, और ये डे टाइम बाइटिंग मस्कीटो है, दिन में जो है बाइट करती है, तो इसके ज़रिए ये डेंगू फीवर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जब दिन में मच्छर खाए, वो भी एडीज इजिप्टी फीमेल। आगे से बताया है कि मोस्ट जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे यही एडीज़ इजिप्टी जो है इसकी ब्रीडिंग साइट्स होती हैं पानी में, जो पानी स्टोर हुआ होता है ड्रिंकिंग के लिए या नहाने के लिए, बाथिंग के लिए। और जो बारिश का पानी जगह हो जाता है ना, कलेक्ट किया जाता है, लोग कलेक्ट करते हैं कंटेनर्स में, तो जहाँ पे भी जो स्टेगनेंट वाटर है ना उसमें ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये मच्छर जो है ब्रीडिंग होती है इसकी, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होते हैं एडीज इजिप्टी। ठीक है, खड़े हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर में। तो मस्कीटो जनरली वायरस को कैसे एक्वायर करता है? जब ये मस्कीटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक करेगा, उसका ब्लड फीड करेगा, तो मस्कीटो में अब वायरस आ गया। ठीक है, किसी को डेंगू है, मस्कीटो हेल्दी था, मस्कीटो ने उसको उस पर फीड किया, तो मस्कीटो में वायरस आ गया। अब आफ्टर वायरस इंक्यूबेशन फॉर 8 to 10 days,
8 से 10 दिन इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब ये जो इन्फेक्टेड मस्कीटो है ये कैपेबल है ड्यूरिंग प्रोबिंग एंड ब्लड फीडिंग ऑफ ट्रांसमिटिंग द वायरस टू द ससेप्टेबल इंडिविजुअल फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ। अब पूरी ज़िंदगी ये लोगों को ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट करता रहेगा। प्रोबिंग के ज़रिए जो अपनी नीडल घुसा के और जो है सक करते हैं, ब्लड फीड करते हैं, तो प्रोबिंग कह रहे हैं उसको, और ब्लड फीडिंग। तो अब ये दूसरों को इन्फेक्ट करता है पूरी अपनी लाइफ। अब ये इन्फेक्टेड जो फीमेल मस्कीटो है ना, ये आल्सो वायरस को अपने ही ऑफ स्प्रिंग्स में भी ट्रांसमिट करती है बाय ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन। यानी अपने ही बच्चे पैदा करेगी, एग्स पैदा करेगी, अपने एग्स में ट्रांस ओवेरियली अपने ऑफ स्प्रिंग्स में भी वायरस दे देती है। तो इसका मतलब है इसकी भी जो ये भी ब्रीडिंग जब होगी, बच्चे होंगे, तो वो भी डेंगू ट्रांसमिट कर रहे होंगे। अच्छा, ह्यूमंस जो होते हैं ना, मेन एम्पलीफाइंग होस्ट होते हैं इस वायरस के। वायरस क्या करता है, इन्फेक्टेड ह्यूमन के ब्लड में सर्कुलेट करता है 2 से 7 दिन तक एट अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम जितना कि उनको फीवर होता है। ठीक है, 2 से 7 दिन तक जो है उनको फीवर भी होता है, उस टाइम पे ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है वायरस। अब ये एडिस मस्कीटो जो है ना, वायरस को एक्वायर कर सकता है व्हेन दे फीड ऑन इंडिविजुअल ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि पर्सन के ब्लड में 2 से 7 दिन तक सर्कुलेट कर रहा है वायरस। कोई भी अब हेल्दी एडीज इसी पेशेंट को जब करेगा, इसका ब्लड सक करेगा इन 2 से 7 दिनों में, तो वो मच्छर भी इन्फेक्ट हो जाएगा, उसमें डेंगू आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने शुरू में बात बताई कि पहले मस्कीटो हेल्दी होता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड वो सक करता है, उससे अब मस्कीटो इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, अब यही मस्कीटो सब में डिजीज़ करवाएगा। अब आए क्लिनिकल फीचर्स पे, तो डेंगू फीवर याद रखें एक सिवियर फ्लू लाइक इलनेस होती है जो कि अफेक्ट करती है इन्फेंट्स को, यंग चिल्ड्रंस को और अडल्ट्स को। होती बिल्कुल एक सिवियर किस्म की फ्लू लाइक इलनेस है। तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 से 7 दिन का होता है, उसके बाद जो है ये सिम्टम्स आते हैं। और क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं डेंगू के, वैसे वेरी करते हैं फ्रॉम आइदर या तो माइल्ड से फिब्राइल सिम्टम्स होंगे या फिर क्लासिकल इनकैपेसिटेटिंग डिजीज़ होगी विथ एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाई फीवर। अचानक से हाई फीवर होगा, सिवियर किस्म का सर में दर्द होता है इसमें। ठीक है, आंखों के पीछे ना जो रेट्रो ऑर्बिटल एरिया है वहाँ पे बहुत दर्द होता है, हेडेक होता है, पेन बिहाइंड द आईज, हाई फीवर। और इसमें याद रखें पूरे जिस्म में बहुत सख्त किस्म का दर्द होता है, मसल एंड जॉइंट पेन। ठीक है, और इसमें रैश भी होती है। रैश वही प्लेटलेट्स गिरने की वजह से होती है। ठीक है, लो प्लेटलेट काउंट की वजह से, परप्यूरिक और पेटिकियल रैश। तो इसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर जो हो रहा था, जो इसी की कॉम्प्लिकेशन है, पोटेंशियली फैटल कॉम्प्लिकेशन, जान लेने वाली। तो फीवर जो होता है ना, उसमें वो 2 से 7 दिन तक कंटिन्यू रहता है और वो 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड जितना होता है, इतना शदीद बुखार, 40 to 41। पॉसिबली विद फिब्राइल उसमें कन्वर्जन्स होती हैं, हो सकती हैं, और हेमरेजिक फिनोमेना हो सकता है। ठीक है, सिवियर केसेस में पेशेंट की कंडीशन जो होगी वो सडनली डिटोरिएट हो सकती है आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ फीवर। टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, फॉलोड बाय द साइंस ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर, शॉक एंड डाई विद इन 12 to 24 आवर्स, और क्विकली रिकवर फॉलोइंग द एप्रोप्रिएट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई ग्रेड का फीवर हो रहा है 40 to 41, तो उसमें फिर सिवियर केसेस में पेशेंट जो है ना सडनली डिटोरिएट भी हो सकता है। कुछ दिन ये बुखार चलेगा, उसके बाद जो है जैसे टेम्परेचर ड्रॉप करेगा पेशेंट सर्कुलेटरी फेलियर में चला जाएगा। ऑब्वियसली इतना बुखार है, वाटर लॉस हो रहा है और सारी चीज़ें, तो वो सर्कुलेटरी फेलियर और शॉक की वजह से डाई कर जाते हैं 12 से 24 घंटों में। जैसे बुखार अचानक से बड़ा अचानक से फीवर कम हुआ, शॉक में गया और पेशेंट आए। लेकिन कुछ लोग रिकवर भी कर जाते हैं अगर उनकी एप्रोप्रिएट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की गई, उनको आईवीज़ लगाए गए। ठीक है, तो सारा जो है डायग्नोसिस और मैनेजमेंट इस पे है। तो डायग्नोसिस कैसे की जाती है डेंगू की, इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होती है ना डिपेंड करती है हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन उस एरिया में जहाँ पे डेंगू फीवर कॉमन है। ठीक है, उस एरिया में फिर हम सस्पेशन, हमारा हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होता है कि इसको डेंगू ही हुआ होगा क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बेसिस पे, क्योंकि इस एरिया में कॉमन है, चल रहा है आजकल। कंफर्म कैसे करते हैं, वायरस को आइसोलेट किया जाता है, वायरल एंटीजन को या फिर जीनोम को बाय पीसीआर एनालिसिस। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एनालिसिस के ज़रिए हम वायरल एंटीजन को या उसके जीनोम को या वायरस को आइसोलेट करते हैं। फिर हमें कंफर्म होता है हाँ वाकई ये डेंगू है। ठीक है, आइसोलेट करेंगे।
अच्छा, 4 फोल्ड या ग्रेटर इंक्रीज इन द एंटीबॉडी टाइटर्स, वो एंटीबॉडी टाइटर भी इसके अगेंस्ट हमें ज़्यादा मिलेंगी, उससे भी हमें डायग्नोज होता है। मोस्ट जो कॉमन हेमाटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज़ इसमें होती है ना, वो है हीमो कंसनट्रेशन, जो हमें कैसे पता चलेगा, हम हेमाटोक्रिट हमें इंक्रीज़ मिलता है डेंगू में, मोर देन 20% इंक्रीज़ इन हेमाटोक्रिट। दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटिलेट्स जबकि हमें कम मिलते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो फर्दर इसमें 3 चीज़ें इसने बताई है कि मोस्ट कॉमन जो हेमाटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज़ है वो है हीमो कंसनट्रेशन विथ इंक्रीज इन मोर देन 20% ऑफ इन द हेमाटोक्रिट, ठीक है, हेमाटोक्रिट मोर देन 20% बढ़ेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट वैल्यूज़ आर एलिवेटेड, ठीक है, फिब्रिन के जो स्प्लिट प्रोडक्ट्स बनते हैं फिर फर्दर उनकी वैल्यू भी एलिवेट होगी। इसके अलावा जब हम पेशेंट का रेडियोग्राफ करवाएंगे चेस्ट का, तो उसमें हमें प्लूरल इफ्यूजन मिलती है, राइट पे ज़्यादा है बनस्पत लेफ़्ट के, ठीक है, तो इसमें प्लूरल इफ्यूजन भी है, इसमें कॉम्प्लिकेशन है इन नियरली ऑल द पेशेंट विद डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम वालों में चेस्ट एक्सरे पे हमें स्पेशली राइट साइड पे प्लूरल इफ्यूजन मिलेगी। अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम कर सकते हैं ताकि हम सीरोजल इफ्यूजन्स को डिटेक्ट करें ऑफ द थॉरक्स और एब्डोमेन, तो उनके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो ये सारे इसके ज़रिए हम डायग्नोसिस बनाते हैं। अब आ जाए अगला, इसने बताया है कि WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया है डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर का, उसमें है कि अगर पेशेंट का फ़ीवर 2 से 7 दिन तक ड्यूरेशन में रहे, चला है 2 से 7 दिन तक, या फिर अगर बायफेजिक है, ठीक है, नंबर 1 ये। दूसरा, या फिर अगर जो है माइनर या मेजर हेमाटोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस भी मिल रही हैं हमें पेशेंट में, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसको लेस देन 1 लाख पर माइक्रोलीटर इसके प्लेटिलेट काउंट है, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, या फिर ऑब्जेक्टिव एविडेंस है इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी का, यानी हेमाटोक्रिट जो है वो मोर देन 20% हो गया है, या प्लूरल इफ्यूजन है, या असाइटीज़ है जो कि चेस्ट रेडियोग्राफ या अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए पता चला है, या फिर हाइपोएल्बुमिनीमिया है, ठीक है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फीवर, हेमाटोलॉजिक मैनिफेस्टेशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, परमिएबिलिटी, हेमाटोक्रिट, इफ्यूजन, असाइटीज़, या फिर हाइपोएल्बुमिनीमिया। तो WHO कहती है अगर इनमें से हमें कोई भी जो है पेशेंट में मिलता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि दिस इज़ द डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर, ठीक है, क्राइटेरिया है। लेकिन अब दूसरा क्राइटेरिया है डेंगू शॉक सिंड्रोम का, ठीक है, वो डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में था। अब डेंगू शॉक सिंड्रोम में हमें अगर डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर मिल रहा है, या फिर हाइपोटेंशन है, टेकीकार्डिया, नैरो पल्स प्रेशर लेस देन 20 मिलीमीटर मर्करी, या फिर हमें साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन मिल रहे हैं, यानी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हैं पेशेंट की, तो ये इंडिकेट करता है कि अब इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम हुआ है, ठीक है। सिवियर डेंगू फीवर का क्या क्राइटेरिया है, आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में। तो सिवियर डेंगू फीवर जो है उसमें डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर भी होगा और डेंगू शॉक सिंड्रोम भी होगा, दोनों के हमें फीचर्स अगर मिल रहे हैं तो इट इज़ द सिवियर डेंगू फीवर। इसके अलावा या फिर साथ में डेंगू के साथ इंसेफेलाइटिस या इंसेफेलोपैथी हुई है पेशेंट को, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है जो कि पल्मोनरी एडिमा की वजह से हो रहा हो, कॉज्ड बाय ओवर हाइड्रेशन, ठीक है, पेशेंट को ओवर हाइड्रेशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है अगर पल्मोनरी एडिमा की वजह से, तो वो भी इसी में आएगा सिवियर डेंगू फीवर में। तो ये हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज देखे। अब देखते हैं कि डेंगू की मैनेजमेंट किस तरह होती है। ट्रीटमेंट जो है अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर का वो सपोर्टिव ही होता है। बाकी इसके अलावा बेड रेस्ट ड्यूरिंग द फेब्राइल पीरियड, ठीक है, जब बुखार होता है तो बेड रेस्ट, और बुखार जो हो रहा है टेम्परेचर जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब अगर लेस दैन 40 डिग्री टेम्परेचर है, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना है, तो उसमें हम पैनाडोल देंगे टू कीप द बॉडी टेम्परेचर लेस दैन 40, ताकि ऊपर ना जाए, यानी फ़ीवर में हम ये दे रहे हैं ताकि 40 से ऊपर ना जाए, ठीक है, 104 से ऊपर फीवर ना जाए, तो उसके लिए पैनाडोल। इसके अलावा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की रिप्लेसमेंट करनी होती है डेंगू में, ठीक है, IVs लगाते हैं पेशेंट को, ORS, फ्लूइड्स, सूप, ये चीज़ें पीने का भी कहते हैं, जूसेस वगैरह।
डेंगू शॉक सिंड्रोम एक मेडिकल इमरजेंसी है। और जो डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर है और डेंगू शॉक सिंड्रोम, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है तो इनकी मैनेजमेंट किस तरह होगी। सबसे पहले हमने इमीडिएट इवेल्यूएशन करनी है वाइटल साइंस के अलावा डिग्री ऑफ हीमो कंसंट्रेशन कितनी है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, ये हमने इवेल्यूएट किए वाइटल साइंस सारे और ये चीज़ें। पेशेंट जो कि साइनोटिक हैं या फिर जिनकी लेबर्ड ब्रीदिंग है तो हम उनको ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है, रैपिड आईवी रिप्लेसमेंट करनी होती है फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की। केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड ओवर हाइड्रेशन, याद रखें ओवर हाइड्रेशन भी नहीं होने देना, विच मे कॉन्ट्रीब्यूट टू कार्डियक फेलियर। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन फ्रेश ब्लड की या प्लेटलेट्स की जो है वो सस्पेंड की जाती हैं इन द प्लाज्मा मे बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ब्लीडिंग। ठीक है, जो प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा में, या फिर हम फ्रेश ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग सही हो। और डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन अगर हो गया है DIC तो उसको भी ट्रीट करना होगा। ठीक हो गया, ये होगी इसकी इमरजेंसी की मैनेजमेंट डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर और शॉक सिंड्रोम की। अच्छा, डेंगू में अब कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाए। डेंगू की जो कॉम्प्लिकेशंस है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है वो है हाइपरवोलीमिया, बहुत ज़्यादा ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन भी तो हो रही है तभी तो हम रिहाइड्रेट कर रहे हैं, लेकिन हाइपरवोलीमिया भी हो सकता है, उसकी वजह वो हीमो कंसंट्रेशन भी है और लॉस भी हो सकता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का। एक और कॉम्प्लिकेशन है हाइपरपायरेक्सिया, इसमें बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, फेब्राइल कन्वल्जन्स होती हैं। ठीक है, एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग, पैटिकिया एंड परप्यूरिक लेशंस। ठीक हो गया, तो ये इसकी हो गई कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस? वैसे डेंगू फीवर की प्रोग्नोसिस गुड है। ठीक है, डेंगू जो हेमरेजिक फ़ीवर है ना वो एडवर्सली अफेक्ट होता है, उसकी यानी प्रोग्नोसिस एडवर्सली अफेक्ट होती है बाय द लेट डायग्नोसिस एंड डिलेड या इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। सही ट्रीटमेंट नहीं किया, देर से डायग्नोस किया, फिर उसकी प्रोग्नोसिस बुरी होगी डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर की। अच्छा, डेथ जो होती है वो शॉक की वजह से होती है। डेंगू में जो शॉक होता है उसकी वजह से डेथ 40 से 50% ऑफ पेशेंट्स में डेथ्स होती हैं। ठीक है, और बहुत सी डेथ जो है वो ओवर हाइड्रेशन की ही वजह से होती हैं। हीमो कंसंट्रेशन भी हो रही है, हम भी फ्लूइड्स दे रहे हैं, लेकिन वो फ्लूइड्स देना भी ज़रूरी है क्योंकि डिहाइड्रेट भी हो रहा है पेशेंट, तो ओवर हाइड्रेशन की वजह से। अच्छा, डेंगू की प्रिवेंशन जो है उसमें देखें कि अभी इस वक्त एट प्रेजेंट जो ओनली मेथड है कंट्रोल करने का या प्रिवेंट करने का डेंगू का, वो है डेंगू और डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर को भी कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने का, वो है कि हमें वेक्टर जो मस्कीटो है एडीज इजिप्टी उसको ही हमने एरेडिकेट करना होगा और कंट्रोल करना है। ठीक है, अब एडीज इजिप्टी की जो ब्रीड्स हैं प्राइमरीली कंटेनर्स में होती है, यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक वाटर, जो घरों में पानी यूज़ किया जाता है, पानी के कंटेनर, उनमें ये ब्रीड करता है। ठीक है, डोमेस्टिक वाटर में, वाटर स्टोरेज में, एज़ वेल एज़ डिस्कार्डेड जो प्लास्टिक फूड कंटेनर्स होते हैं जो हम फेंक देते हैं, उनमें यूज्ड ऑटोमोबाइल के टायर्स, उनमें ये ब्रीड करते हैं। एंड अदर आइटम्स दैट कलेक्ट रेन वाटर, जिस भी जगह पे पानी ठहरेगा, रेन वाटर कलेक्ट होगा, वहाँ पे इसकी ब्रीड्स होती है एडीज इजिप्टी की। ठीक है, इस वेक्टर की। इसके अलावा ये कुछ नेचुरल हैबिटेट्स में भी ब्रीड करता है, जैसे कि ट्री होल्स में, लीफ एक्सेल्स। आउटब्रेक के दौरान emergency control measures may also include the application of insecticides as space sprays to kill adult mosquitoes। ठीक है, जब भी आउटब्रेक होता है ना डेंगू का, तो वहाँ पर एमरजेंसी कंट्रोल मेजर्स में ये स्प्रे भी आ जाता है कि हमने इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे यूज़ करने होते हैं ताकि एडल्ट मस्कीटोज़ को किल किया जा सके। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है डेंगू। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेशमेनिया।